हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। यदि आप भी सीटेट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस क्लास में हम आपको सीटेट 2024 के लिए हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग दीजिए और देखिए कि हिंदी के इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि दोस्तों हमारे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न हमारा है 31 नंबर का। पूछा गया है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए वाला ऑप्शन भाषा का आकलन, बी वाला ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सी वाला ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना और डी वाला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों सीटेट के जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं इनको आपको समझना होगा। यदि किसी ऑप्शन में अवसर शब्द अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज की क्लास का 32 नंबर का पूछा गया है। भाषा की कक्षा में मीन्स भाषा के क्लासरूम में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। पहला, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे। बी वाला ऑप्शन बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें और सी वाला ऑप्शन है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें और डी वाला ऑप्शन है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। तो जो नेगेटिव ऑप्शन है इनको पहले हमको हटाना होगा। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 32 नंबर का। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे सवालों की बधे बधाए जवाब न दें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के क्लास का अगला प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और सीटेट के कई एग्जामों में पूछा गया है। पूछा गया है कि भाषा स्वयं में पहला वाला ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बी वाला ऑप्शन एक जटिल चुनौती है, सी वाला ऑप्शन है एक विषय मात्र है और डी वाला ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। भाषा मीन्स लैंग्वेज स्वयं में क्या है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, ये भी नहीं होगा और संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ये भी नहीं होगा। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। भाषा का प्रयोग पहला वाला ऑप्शन केवल मुद्रित सामग्री में होता है, बी वाला ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, सी वाला ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो जो केवल वाले ऑप्शन होते हैं दोस्तों वो निगेटिव होते हैं, उनको आपको नहीं सेलेक्ट करना है, इनको हम हटा देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो 34 का जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। पहला वाला ऑप्शन में केवल है, ये नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में भी केवल है, ये भी नहीं होगा और तीसरे वाले ऑप्शन में ये भी केवल है, ये भी नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है जो है मॉक टेस्ट का हमारा 35 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला वाला ऑप्शन हमारा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये नहीं होगा आपका। बी वाला ऑप्शन बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो ये भी नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा है, अगला ऑप्शन हमारा है सी वाला। दिया गया है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, नेगेटिव ऑप्शन, ये भी नहीं होगा और डी वाला ऑप्शन हमारा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का। पूछा गया है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। पहला वाला ऑप्शन दूसरों की बात समझना सीखना, बी वाला ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना और सी वाला ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना और डी वाला ऑप्शन है अपनी बात
कहना सीखना। आप लोग बताइएगा भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी वाला, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। प्रभावी शब्द दोस्तों एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है 37 नंबर का। पूछा गया है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला वाला ऑप्शन भाषा का शिक्षक, बी वाला ऑप्शन भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, डी वाला ऑप्शन भाषा का व्याकरण और सी वाला ऑप्शन भाषा का व्याकरण और डी वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। लैंग्वेज अगर आपको अर्जन करना है में महत्वपूर्ण क्या है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आपका भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर का प्रश्न है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खाली स्थान से संभव है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खाली स्थान से संभव है। पहला मौखिक परीक्षा से, बी वाला पोर्टफोलियो से, सी वाला उत्तर पुस्तिकाओं से और डी वाला है लिखित परीक्षा से। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो से। यानी बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना पोर्टफोलियो से संभव है। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है 39 नंबर का। पूछा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें, पहला वाला ऑप्शन साध्य है, बी वाला ऑप्शन भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, सी वाला ऑप्शन अभ्यास परक ही होनी चाहिए और डी वाला ऑप्शन है साधन है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, तो इसका जो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है साधन है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्लास का अगला प्रश्न हमारा है मॉक टेस्ट का 40 नंबर का है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पहला है बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है या साधन है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पहला ऑप्शन है बाधक है, दूसरा है त्रुटियों को बढ़ावा देती है, सी वाला ऑप्शन है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है और डी वाला ऑप्शन है साधन है। तो जो पत्र पत्रिकाएं होते हैं दोस्तों भाषा सीखने में एक प्रकार की साधन होती हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साधन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों के भाषा के आकलन का सबसे सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है। ए वाला ऑप्शन लिखित परीक्षा, बी वाला ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर देना, सी वाला ऑप्शन प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना और डी वाला ऑप्शन है श्रुति लेख। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 41 का। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यही बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 42 नंबर का है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। पहला वाला ऑप्शन है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, तो नेगेटिव ऑप्शन ये नहीं होगा। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, ये भी नेगेटिव ऑप्शन ये भी नहीं होगा। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, हो सकता है। डी वाला ऑप्शन देखा जाए केवल शिक्षण पद्धति है, तो केवल ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, भाषा सीखने तथा आकलन की तरीके हैं। अगला हमारा प्रश्न है मॉक टेस्ट का 43 नंबर का। बहुभाषिक
एवं बहुसांस्कृतिक क्लासरूम में कक्षा में। ए वाला ऑप्शन बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। सी वाला ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। और डी वाला ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 43 का। तो 43 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी वाला नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है बच्चों को केवल मानक भाषा, नेगेटिव ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा का ही जो है तो ये भी नहीं होगा। ये वाक्य पे दबाव देने के लिए प्रयोग हुआ है तो ये नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन में भी नहीं होगा, वर्जित नेगेटिव ऑप्शन है। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर का है। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नेगेटिव ऑप्शन है, नहीं होगा। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, नहीं होगा। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, हो सकता है। इससे आगे चले हम लोग संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी वाला भी नहीं होगा। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए भाषा के व्याकरण की समझ को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बी वाला ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। और सी वाला ऑप्शन है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को ही सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। और डी वाला ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सहित रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ए वाला ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, तो निजी अनुभव नहीं होगा ये वाला ऑप्शन। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि त्रुटियां नहीं होगी, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है भाषा के व्याकरण पर सीखने पर बल देना, तो ये भी आपका नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सीटेट में 30 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे। उन 30 प्रश्नों में आपके 15 प्रश्न आपके पेडागोगी से पूछे जाएंगे, बाकी 15 प्रश्न आपके पैसेज से पूछे जाएंगे, जिसमें 2 पैसेज आपको दिए रहेंगे। तो हम लोग जो है 15 प्रश्न पेडागोगी के कर चुके हैं, बाकी 15 प्रश्न जो है हम लोग आज पैसेज करेंगे। तो ये हमारा पहला पैसेज है, आइए देखते हैं। इसको पढ़ना है और इस पे आधारित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, इसको देखना होगा। तो आइए देखते हैं पैसेज को। जैसा कि यहाँ पे 46 से लेकर के 51 तक, यानी 46 से लेकर के 51 तक इस पे आधारित प्रश्न है। सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस कविता को। सुनता हूं मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के। काले बादल उठते पथ पर, नौ स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूं है देखा। आगे देखते हम लोग जो है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये हमारा पोयम है, और ये पोयम जो दोस्तों चांदी की रेखा सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो है ये पोयम कंपोज की गई है। इस पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। हमारा ये पहला प्रश्न है 46 नंबर का। पूछा गया है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। ए वाला ऑप्शन विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। बी वाला ऑप्शन बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। और सी वाला ऑप्शन अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। और डी वाला ऑप्शन काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो काली बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। अगले प्रश्न पर चलते हम लोग जो है 47 नंबर का प्रश्न है। ये भी आपका पोयम पे ही आधारित है। पूछा गया है कि काले बादल प्रतीक हैं खाली स्थान के, जातिगत वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान के, या गर्मी से मुक्ति के। तो काले बादल प्रतीक हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका जो है ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिगत वैमनस्य के।
अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर का प्रश्न है। ये भी आपका जो है पैसेज पे ही आधारित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न हमारा है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, बी वाला ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, सी वाला ऑप्शन श्लेष अलंकार और डी वाला ऑप्शन है उपमा अलंकार। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइएगा, सही होगा। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो इसका जो दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्लेष अलंकार इसमें है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा 49 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा गया है पहला जलद, दूसरा है घन, तीसरा है पयोदर और चौथा है जलज। इसमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जलज जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। पहला है गुलाम, दूसरा है परतंत्रता, तीसरा है पराधीनता और चौथा है परतंत्र। कौन सा सही होगा। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पराधीनता। 51 नंबर का प्रश्न है कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। पहला बिजली को, दूसरा आशा की किरण को, तीसरा ऑप्शन है निराशा को और चौथा है बादलों को। कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आशा की किरण को। ये हमारा पैसेज पे आधारित था दोस्तों प्रश्न 46 से लेकर 51 तक। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पैसेज पे। ये हमारा अगला पैसेज है जो गद्यांश का दिया गया है, इसको पढ़ना है और इस पे 52 से लेकर के 60 तक प्रश्न आधारित है। आइए इसको पढ़ते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक बड़ा विस्मयकारी पत्र लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहां एक सज्जन ने बताया कि यह एक सुशिक्षित तथा उसके 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। आगे हम लोग चलते हैं। संस्थान की स्थापना की, संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWSRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए ही नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज ही नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहल कदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। जरूरतें इस बात की हैं कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। आगे चलते हैं। पैसेज थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ना हम लोगों को। फिर होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिलजुल कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। तो ये हमारा पैसेज था और इस पे आधारित प्रश्न है। हम प्रश्न को देखते हैं। पैसेज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पैसेज को समझेंगे नहीं तो इस पे आधारित प्रश्न
का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। ए वाला ऑप्शन उन्हें केवल अनुशासित करना, बी वाला ऑप्शन उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, सी वाला ऑप्शन उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना और डी वाला ऑप्शन है ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। आप लोग बताइएगा, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 53 नंबर का, पैसेज पे आधारित है। लेखक का मानना था ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं, ग्रामवासी को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। सी वाला ऑप्शन आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। और डी वाला ऑप्शन है आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की या संस्थापक की? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। अगला प्रश्न हमारा है 55 नंबर का, पूछा गया है कि आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? पहला है आत्मसम्मान, दूसरा है आत्मीय, तीसरा है परमात्मा और चौथा है आत्मनिर्भर। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो 55 का दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा? 55 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परमात्मा। परमात्मा शब्द में आत्म उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं। जैसे आत्मसम्मान में आत्म है, आत्मीय में आत्म है, आत्मनिर्भर में आत्म है, लेकिन परमात्मा में नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 56 नंबर का, पूछा गया है कि लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पत्र लिखा जा रहा है, इसका कारण है? वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, या डी वाला ऑप्शन है तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा? इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 57 नंबर का, पूछा गया है शताब्दी खाली स्थान समास का उदाहरण है। यानी शताब्दी शब्द में कौन सा समास है आप लोग बताइएगा? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि। तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाचक है, इसलिए शताब्दी शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर का, पूछा गया है कि गांधी जी खाली स्थान को मान्यता नहीं देते हैं। पहला कर्मठता, बी वाला ऑप्शन अकर्मठता और सी वाला ऑप्शन है सादापन और डी वाला ऑप्शन आत्मनिर्भरता। तो गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अकर्मण्यता। अगला प्रश्न 59 नंबर का है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सी संज्ञा नहीं है? पहला है स्वावलंब, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन, तीसरा ऑप्शन अनुशासित और चौथा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा? संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अनुशासित जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हमारा है, उपयोगी शब्द का विलोम है। पहला अनुपयोगी, दूसरा अनुपयोगी और तीसरा उपयोगिता और चौथा है अउपयोगी। आप लोग बताइएगा उपयोगी शब्द का विलोम है, तो उपयोगी शब्द का विलोम हो जाएगा अनुपयोगी। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।